नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणबीर सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम घटना चक्र की पुस्तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल वाइज समझ रहे हैं। आज इस जो प्राचीन इतिहास है उसका लास्ट वीडियो होने वाला है। कल से मध्यकालीन इतिहास की वीडियो एक एक करके टॉपिक वाइज आने लगेगी। ये लास्ट वीडियो आज का लास्ट है आज, तो प्लीज़ क्लास में लास्ट तक बने रहिए और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लासेस परिवार से जुड़िए। ठीक है साथियों, यह गुप्तोत्तर काल है। जो गुप्तों के बाद जितने भी वंश आए, चाहे वो पाल वंश हो, लक्ष्मण वंश हो, जितने भी वंश हो चुके हैं, वर्धन वंश हो, ठीक है, चेल चोल पांडे जितने भी हो चुके हैं वो सारे वंशों के बारे में आज जानेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था देश था, कौन था आपको पता है? इनमें से कोई था ही नहीं, तक्षशिला, वल्लभी और कांची। नालंदा विश्वविद्यालय था जो गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट आपको पता ही है, हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। उन्होंने बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। ऑप्शन अभी आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, और हर्षवर्धन भी एक सम्राट के साथ साथ एक कवि भी थे, क्योंकि हर्षवर्धन ने भी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक 3 रचनाएं लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको ऊपर ही बता ही दिया है मैंने, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई थी और कालिदास के द्वारा, कालिदास की तो कई पुस्तकें, ध्रुव स्वामिनी हो गई और मालविका, अग्निमित्रम, मेघदूत, बहुत सारी हैं, जब आगे जब बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? आपको बता ही दिया, बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी 2 पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनके दरबार में, हर्षचरित के दरबार में कवि मयूर भी रहा करते थे। उन्होंने सूर्य शतक लिखा था और कुछ हर्षवर्धन ने खुद प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 रचनाएं की थी। नेक्स्ट चलते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक आपको बताइए। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट, और ये बात रखें ये क्या था? रोमानी नाटक, रोमानी नाटक। ठीक, ये पॉइंट और याद रखना। 6 नंबर क्वेश्चन, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राट देवगिरी। द्वार समुद्र किसकी थी? होयसाल की, होयसल। कल्याणी किसकी थी? वारंगल, काकतीय वंश की कल्याणी थी और कल्याणी की थी। कल्याणी थी चालुक्य की, चालुक्यों की क्या थी? कल्याणी। द्वार समुद्र होयसल की और वारंगल
किसकी थी? काकतीय की। और देवगिरी किसने बहाया? एमटी ने, एमबीटी ने। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज राज, उसको आपको पता ही है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, गढ़वाल शासक थे, उनके द्वारा लिखी गई थी, चंद्रवरदाई द्वारा। पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज थर्ड थे वो शाकंभरी के चौहान थे। किस? शाकंभरी के चौहान। और चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वसुदेव ने। पृथ्वीराज चौहान 1178 से लेके 1192 में, उन्हें उपनाम राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। उनकी राजधानी दिल्ली थी। पृथ्वीराज और भीम सेकंड के बीच में भी युद्ध हुआ था। जो भीम सेकंड चालुक्य वंश के थे, उनका कारण ये था परमार राजकुमारी से विवाह। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में स्वयं हार गए थे। उनके राज का भी आपको बता ही दिया है, चंद्रवरदाई थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ठीक, अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल अर्थात ईस्वी में नहीं हुआ? प्राचीन ईस्वी में, बीसी में, मतलब ईस्वी मतलब बीसी। विकास में विस्तार नहीं हुआ। इस्लाम धर्म का नहीं हुआ था। इस्लाम धर्म का विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था। ये इस्लाम धर्म का विकास कब हुआ? ये आप पॉइंट यहाँ है, 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस्लाम धर्म का जो विकास हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ। उससे पहले भी इस्लाम धर्म का ज़्यादा अस्तित्व नहीं था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपको पता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो पाल वंश के प्रसिद्ध शासक थे धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये किस सन में बैठे? धर्मपाल 770 ईस्वी में। पाल वंश के गोपाल के बाद, जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, उनके बाद जो अगले शासक बने वो धर्मपाल बने। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भी उलझ गए थे। इन्होंने कन्नौज का एक शासक था इंद्रायुग्म को हरा दिया था और चक्रायुग्म को गद्दी पर बैठाया था। इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी परम सौगात की। निर्माण विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में किया ही था। और सोनपुर महाविहार बिहार बांग्लादेश में किया था। 2 इन्होंने किया था। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया था? तो आपको बताइए, दिलवाड़ा मंदिर बताइए तेजपाल के द्वारा बनाया गया था। ठीक, तेजपाल के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए? जैन धर्म को समर्पित है। ठीक है, संगमरमर का बना हुआ है। ठीक, माउंट आबू पर्वत पे बना है। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान और लेखक था? बौद्ध राजा, अंतिम बौद्ध राजा पूछा है हर्षवर्धन के बाद जितने भी वंश आए, पाल वंश हो, चाहे वो लक्ष्मण वंश हो, कारकोट, कश्मीर के कारकोट, उत्पल, जितने भी वंश हुए थे वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उसके बाद हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद
प्रियदर्शिका, रत्नावली, 3 रचनाएं की गई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने पुलकेशन द्वितीय को हराया और हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने इनको हराया था, सॉरी, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया नर्मदा नदी के तट पर। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? एलोरा, एलोरा आपको पता ही है राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाई गई थी, इसमें सुमेलित कर लेते हैं, ठीक है। खजुराहो, खजुराहो चंदेल ने बनाया था, ये बात सही है। महाबलीपुरम पल्लव ने बनाया था, कांची का महाबली कांची में, और मीनाक्षी मंदिर शक ने, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। एलोरा राष्ट्रकूटों ने, महाबलीपुरम पल्लव ने, मीनाक्षी मंदिर शक ने, शक शासकों ने, और खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने। मीनाक्षी मंदिर सॉरी पांड्य ने बनाया था, पांड्या ने, यहाँ मिस्टेक हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर है सकने ने, यहाँ पांडे हो जाएगा, पांडे ने, पांडे पांडे ने बनाया था। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का चंदेल राजपूतों ने करवाया था। और खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। मैं 2-3 बार घूम आया हूँ इस मंदिर में, जो खजुराहो मंदिर है। दो या 3 बार घुमाया हूँ, शायद 3 बार घूम के आ गया हूँ। ड्यूटी लगती उधर तो अपन घुमाते हैं, जब ड्यूटी लगती है तभी घूमते हैं, वैसे नहीं घूमने जाते, ठीक है। निम्नोक्त में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? विश्व विरासत सूची में आपको पता ही है, खजुराहो शामिल है, ताजमहल शामिल है, हम्पी के ध्वजावशेष शामिल है, और नालंदा ध्वजावशेष नहीं शामिल है। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। और विक्रमशिला धर्मपाल ने। इन दोनों को नष्ट किसने कर दिया था? 1199 में बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो आपको पता ही, राजा भोज। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। धर्मपाल ने किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, ठीक है। पृथ्वीराज के बारे में बताइए। जयचंद, जयचंद कौन था? ये 1194 में मोहम्मद गौरी ने इनको पराजित किया था, ठीक। राजा भोज ने भोपाल शहर और भोजपुर नगर की स्थापना की थी। धारा की नगरी में मंदिर से चित्तौड़ के त्रिभुवन कर नारायण करने कविराज की उपाधि और विभूषण के इसे चिकित्सा गणित के अनेक गिरते। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? मिहिर भोज प्रतिहार वंशों से। गुर्जर प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार, जो जितने भी राजपूत वंश हुए थे उनमें गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परवार और गढ़वाल। जो मिहिर भोज थे वो प्रतिहार वंश थे 836 से लेकर 885 ईस्वी तक बैठे थे। इनके दरबार जानकारी कहाँ से मिलती है? कल्लड़ द्वारा राजतरंगी लिखी थी, उससे पराजित किया इनको देवपाल, पाल वंश के देवपाल ने किया था, और ध्रुव सेकंड ने भी किया था, राष्ट्रकूट वंश ने। राजधानी इनकी कन्नौज थी। धर्म विष्णु भक्त थे। कौन थे? विष्णु भक्त। उपाधि किसकी थी? आदि बरहा और प्रवास की, ठीक है। बस राज के बाद जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। प्रथम वास्तविक शासक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट, ठीक। सत्रह नंबर,
हुएनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? तो आपको बताइए हर्षवर्धन। ह से हुएनसांग, ह से हर्षवर्धन। इसे यात्रियों का राजकुमार का इसकी पुस्तक जो CU की थी। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन। ये दिया है CU की नामक पुस्तक लिखी थी। 28 नंबर क्वेश्चन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय तो आप बताइए हुएनसांग आया था। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? CU की। और भी चलते हैं। कनिष्क के दरबार में कौन रहा करते थे? चरक, नागार्जुन और अश्वघोष। ठीक है, मैंने ट्रिक बता दिया था अचानक। फाहियान किसके समय में आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। ठीक, नेक्स्ट इत्सरी। 19 नंबर क्वेश्चन। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स मतलब यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों को राजकुमार किसे कहते थे? हुएनसांग को उपाधि दी थी। ठीक है, फाहियान आपको पता ही है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज आपको पता है जो मौर्य थे, उनके मौर्य के दरबार में उसने मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और चंद्रगुप्त मौर्य था, उनके दरबार में था मेगास्थनीज। बीस नंबर। आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल कीजिए। कन्नौज प्रत्याहार वंश की राजधानी, जो प्रत्याहार वंश की राजधानी अभी आपको बताई दी थी, जो मीर भोज के समय कन्नौज थी। चंदेल की खजुराहो थी, और खजुराहो मंदिर भी बनवाया था। चालुक्य की अनहिलवाड़ा, और परमार की धार। नेक्स्ट चलते हैं। इक्कीस नंबर। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। मार्को पोलो कहाँ के थे? मार्को पोलो था इटली का। इब्न बतूता मोरक्को। टेंजियर अफ्रीका के थे। इब्न बतूता किसके समय में आया? 1333 में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, एंटोनियो मोनसेरेट, ये किसके समय में आया था? स्पेन का था ये। और बचा कौन सा? महमूद अली बाल्खी, वल्क, ये बल्क था। जिनका तो पता ही नहीं है, इन दोनों का तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्को पोलो इटली के, और सबसे ज़्यादा पूछा था 1333 में MBT के समय। MBT होता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे इब्न बतूता। इनकी पुस्तक क्या है? रहला। ठीक, ये अपन इसलिए दिखाते हैं, अगर कोई पॉइंट रह जाए तो मैं इसमें से, जब कोई पॉइंट नया हो तो मैं इसमें से बता देता हूँ बॉक्स से, इसलिए मैं ये पॉइंट को ऊपर की तरफ करके चलता हूँ। ठीक है, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल आ रहा है तो आपको पता ही है, पाल युग, पाल वंश। और पाल वंश की स्थापना कौन करेगा?
पाल वंश की स्थापना तो भैया गोपाल ही करेगा, पाल से गोपाल। तेईस नंबर, निम्नलिखित में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको पता है धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, पाल वंश के शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक थे। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है नालंदा बिहार में। और किसके द्वारा बनाया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे। 4 मठ जो स्थापित किए अब आदि शंकराचार्य ने किए थे। जब क्या होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने चरमों पर आ गया था, हर व्यक्ति बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति भाग रहा था, तब हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने 4 मठों का स्थापित किया था, जो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में था। इसके चारों मठों के केंद्र बना के अपन हिंदू धर्म का दोबारा से पुनरुत्थान करेंगे, ताकि जो धर्मांतरण हो रहा है, हर व्यक्ति बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जा रहा है, वो व्यक्ति रुक सके। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में शंकराचार्य की कृपा से ही ज़्यादातर लोग वहाँ जैसे ही बौद्ध मठ स्थापित किए और वो वहाँ पे रुक गए। नहीं तो आज जैसे श्रीलंका बौद्ध धर्म है, नेपाल ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया, चीन भी बौद्ध धर्म है, ज़्यादातर देशों बौद्ध धर्म है, वो हमारा भारत भी बौद्ध धर्म में होता। वो शंकराचार्य की कृपा है कि उन्होंने भारत में हिंदू धर्म को धर्मांतरण से बचा लिया। आदि ब्रह्मचार्य ने 4 देशों में अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य ने। दर्शन के बारे में अपन बता देंगे, जब दर्शन आएंगे तो सभी के दर्शन जितने भी हैं और सभी के दर्शन के बारे में बता देंगे हम आपको, ठीक है। जैसे कि अद्वैतवाद के मुख्य प्रतिपादक शंकराचार्य थे, और जो माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया था, और रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज भी ये सब दक्षिण भारत में थे, और इसमें रामानुज थे वो क्यों ज़्यादा प्रसिद्ध हुए? क्योंकि रामानुज ने दक्षिण भारत में रह के फिर उत्तर भारत में आके प्रचार प्रसार किया था। जो हिंदू धर्म के साहित्य ग्रंथ सबके बारे में प्रचार रामानुज ने उत्तर भारत में किया। और रामानुज क्यों प्रसिद्ध हो गए? क्योंकि जो जितने भी जो गुरु थे, चाहे वो माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस या शंकराचार्य हों, ये आते थे तो ऊपर से संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं प्रचार प्रसार करते थे, तो इनकी लैंग्वेज को ज़्यादातर कोई समझ नहीं पाता था। लेकिन रामानुज ऐसे गुरु थे, उन्होंने हिंदी भाषा में जो जिस क्षेत्र में जाते उन्हीं की भाषा में प्रचार प्रसार किया, इसलिए रामानुज ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था? तो आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन बख्तियार। वो किसमें किया था? 1111 नहीं, बताऊँ। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने विश्वविद्यालय को बौद्ध विहार तथा दुर्ग को पुलिस आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। वो ऐसा था, जब बख्तियार खिलजी बीमार हो जाते हैं, इसकी कहानी ये है, बीमार हो जाते हैं तो सभी वैद्य वगैरह सही करते हैं, लेकिन बख्तियार खिलजी सही नहीं होता है।
तो बताते हैं कि वो नालंदा विश्वविद्यालय में जाइए, वहाँ के आचार्य हैं, वही आपको सही कर सकते हैं वहाँ पे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जाते हैं, ये बोलते हैं कि मुझे सही कर दो। तो वो कहता है कि सही तो कर दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बख्तियार खिलजी कहता है कि आपको दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन बख्तियार खिलजी कहता है कि मुझे सही कर दो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, आपकी दवाई नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे सही कर दो। उसने राजगुरु ने कहा ठीक है, बिना दवाई के। कि आप ये बताइए, आप सबसे ज़्यादा शौकीन किसके हैं, क्या शौक़ रखते हैं? कि मैं सबसे ज़्यादा दिन में कुरान पढ़ता हूँ। कि ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुरान पे दवाई का लेप लगा दिया कि आप जितनी बार कुरान पढ़ सको दिन में पढ़ना। तो वो जब कुरान पढ़ते थे तो उसी की स्मेल जाती रहती थी नाक के थ्रू। तो इसकी वजह से कुछ दिनों बाद बख्तियार खिलजी जब सही हो जाता है तो उससे पूछता है आचार्य से कि आचार्य, ये मैं सही कैसे हो कर दिया आपने, मैंने तो कोई दवाई भी नहीं खिलाई आपने। कि मैंने वो पुस्तक पे दवाई का लेप लग दिया था, उसकी वजह से आप ठीक हो गए। तो बख्तियार खिलजी सोच रहा कि ये इतने बड़े भारत में इतने बड़े विद्वान है कि उसने बिना दवाई खिलाए मुझको सही कर दिया। अगर पता नहीं फिर उसके दिमाग में क्या आया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को जला दिया। वहाँ की आग कम से कम 6 महीने तक पुस्तक जलती रहीं। इतनी सारी पुस्तकें थी कि वहाँ पे आग वो 6 महीने तक जलती रही। तुम सोचो कितनी पुस्तकें होंगी वहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को आपको बताइए पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर और पुलकेशिन द्वितीय को किसने किया था? नरसिंह वर्मन ने, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने। तीस नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आरंभिक राजधानी कन्नौज वो थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की बात में हम बताएं तो हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश कह लो या वर्धन वंश कह लो, उसके प्रसिद्ध शासक थे। पुष्यभूति वंश की या वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी और उसके अगले शासक हुए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, 2 पुत्र हुए और 1 पुत्री। 2 पुत्रों के नाम हर्षवर्धन और राज्यवर्धन था और पुत्री का नाम राजश्री था। प्रभाकर वर्धन अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को गद्दी पे बैठाल देते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि राज्यवर्धन होता है, राज्यवर्धन हत्या कर देता है। किसकी? नहीं हत्या नहीं करता है। जो उनकी बहन होती है राजश्री, उनका विवाह गृहवर्मन जो मौकरी वंश के थे, कन्नौज थी जिनकी राजधानी, वहाँ से शादी कर देता है। राज्यवर्धन अपनी बहन की शादी, राजश्री की शादी गृहवर्मन के साथ कर देता है और गृहवर्मन की हत्या कर देते हैं देवगुप्त। देवगुप्त जब गृहवर्मन की हत्या कर देता है, जो मालवा का शासक था, तो राज्यवर्धन फिर देवगुप्त की हत्या कर देता है क्योंकि उनका जीजा मार दिया था। अब जब देवगुप्त की हत्या कर देता है तो देवगुप्त का पुत्र जो मित्र था शशांक, बंगाल का शासक था, जिसको गौड़ वंश का था शशांक, वो शशांक जिसने बौद्ध वृक्ष पीपल का वृक्ष था, जो बौद्ध वृक्ष को कटवाया था, वो शशांक, वो गुस्से में आके अपने मित्र के थे तो वो राजवर्धन की हत्या कर देता है। जब राजवर्धन की हत्या हो जाती है तब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठता है। हर्षवर्धन पहले शशांक को हराता है और फिर अपनी बहन को जो बंदी बना ली थी शशांक ने, उसको आज़ाद कराता है और स्वयं गद्दी पे बैठता है। ठीक है। अब तो हर्षवर्धन 606 से 647 तक की उम्र में 16 साल की उम्र में, मात्र 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। उपनाम इसका शिलादित्य था, हुएनसांग ने बताया। उपाधि क्या थी हर्षवर्धन की? उपाधि परम भट्टारक, महाराजा धिराज, सकलोत्तर पातेश्वर, चक्रवर्ती और परमेश्वर। जब ये शशांक को पराजित कर देता है तो कन्नौज पे अधिकार कर ले जाता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेने के बाद जो इसकी जो आरंभ बाद में राजधानी किसको बनाता है? कन्नौज को, सेकंड राजधानी कन्नौज को।
ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में सब कुछ बता ही दिया है। 30 नंबर, जल्दी जल्दी चलेंगे, टाइम बहुत हो रहा है। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया, अरबों को पराजित किया प्रतिहारों ने। किसके नेतृत्व? नागवट प्रथम, इसने अब्दुल रहमान अली आरी मारी, इसको पराजित किया था। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, कोणार्क के मंदिर जो सूर्य का, आपको पता है जो सूर्य मंदिर हैं वो 4 के हैं, चाहे बौद्धेरा का मंदिर हो जो कि गुजरात में, चाहे मार्तंड मंदिर हो वो जम्मू कश्मीर में, और कोणार्क मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा, पूरी उड़ीसा में, ठीक है। 4 कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, जो गंग वंश के थे, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? सबसे पहले आपको पता है तक्षशिला तो था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। फिर नालंदा समुद्रगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त ने की थी गुप्त वंश में, जो मौर्य वंश में था। पाल वंश के विक्रमशिला बनाया धर्मपाल ने, कुछ कौशाम्बी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सांची क्यों विख्यात है? सांची चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, 33 और क्या ऑप्शन है? गुहा चित्रकारी और अशोक के अभिलेख। आपको बताया बौद्ध स्तूप के कारण सांची का अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, मैं यहाँ पर भी मैं घूम के आ गया हूँ। बौद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, और किसके द्वारा बनाई? अशोक के द्वारा। सांची का महान स्तूप है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, भोपाल के पास में पड़ता है ये। 35 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, सबसे बड़ा मंदिर है लिंगराज मंदिर, और भुवनेश्वर उड़ीसा में। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, किसको दिया था? जैन धर्म को। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है कलिंग की राजधानी तोसली। यहीं से प्राचीन इतिहास का एंड होता है। तो प्लीज़ कल से अपन मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कोई कमी हो तो कमेंट करके बताएं, ताकि अगले वाले क्लास में जो भी कमी हो उसे दूर किया जा सके। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों। कल से मध्यकालीन भारत के बारे में एक एक करके, घटना चक्र की पुस्तक एक एक करके वीडियो डालते हैं। थैंक यू। जय हिंद।